हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आपके बीच उपस्थित हूँ। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे 4 और 5 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। संडे को वीडियो आ नहीं पाया था 4 तारीख को, तो इस वजह से देखा जाए वीडियो आज आपको प्राप्त हो रहा है और दोनों दिन के करंट अफेयर कवर किए गए हैं। कुछ भी छूटा नहीं है। जो महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सब कुछ इसमें कवर किया गया है। दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई पे रही महत्वपूर्ण खबरें। साथ ही साथ अमर उजाला, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, आकाशवाणी की खबरों को भी समाहित किया जाता है। यानी कि गागर में सागर जैसी होती है ये क्लास। जो भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उन सब को यहाँ पर कवर किया जाता है और हमारा मुख्य फोकस होता है न्यूज़पेपर पर। न्यूज़पेपर में रही महत्वपूर्ण खबरों को अपने इस वीडियो में समाहित करके डेली शाम को आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, देखा जाए ये क्लास आपकी आरओ परीक्षा के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ यूपी पीसीएस, बीपीएससी, जेपीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, एमपी पीएससी, राजस्थान पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, जो भी आप पीसीएस एग्जाम देने जा रहे हो या अपने स्टेट में जहां के भी आप निवासी हैं, अपने स्टेट में यदि आप हिंदी भाषी क्षेत्र के रहने वाले हैं, करंट अफेयर पूछे जाते हैं, तो उन सब परीक्षाओं के लिए ये करंट अफेयर की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होती है। बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पेट, कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए, हर जगह आपको यहाँ से सवाल मिल जाएंगे। देखा जाए तो हम लोगों ने मासिक पैकेज को डिजाइन कर रखा है जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी होती है। क्लास, पीडीएफ, पीपीटी इत्यादि सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है और एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको चीजें मिलती रहती हैं। इस पैकेज को नाम मात्र शुल्क पर सिर्फ इसी वजह से डिजाइन किया गया है ताकि सिस्टमैटिक तरीके से आप प्रतिदिन अपनी तैयारी कर सके, प्रतिदिन अपना स्वमूल्यांकन कर सके टेस्ट के माध्यम से, महीने के एंड में करंट अफेयर का टेस्ट लगा सके, पूरा करंट अफेयर का जो पीडीएफ है उसको निकाल के प्रिंट आउट अपना मार्क कर सके, तैयारी कर सके, बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सके। उसी वजह से नाम मात्र शुल्क पर करंट अफेयर का मई पैकेज जो है 2025 के लिए वो स्टार्ट हो चुका है। डेली करंट अफेयर की वीडियो क्लास तो आपको मिलती है, प्रतिदिन आपको 10 एमसीक्यू टेस्ट भी मिलता है। यहाँ पर डेली क्लास, पीपीटी, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। प्रिंटेबल पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में प्रोवाइड की जाती है, यानी कि पूरा क्लास जो है हमारा बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है। मासिक पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। महीने के एंड में एक फुल करंट अफेयर का टेस्ट होता है और ये सारे पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए एक ग्रुप भी बना रखा गया है, व्हाट्सएप कम्युनिटी बनी हुई है, जहां पर जब आप इस पैकेज में एनरोल होते हैं उसके बाद आप जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे एनरोल होना है आइए मैं आपको बता देता हूं। आप ओपन करिए गूगल। ठीक है, गूगल आपको ओपन करना है और गूगल ओपन करने के बाद सर्च करना SSGCP, समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन। आपने सर्च किया, ओपन करिए, जाइए वीडियो लेक्चर में, वीडियो लेक्चर ओपन करिए और वीडियो लेक्चर ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले दिख जाएगा मई महीने का पैकेज और मई महीने के पैकेज में आप जाके खुद को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप जाइए, लोगों के रिव्यू देखिए, रिव्यू पढ़िए, रिव्यू पढ़ने के बाद आप आसानी से इसको समझ जाएंगे कि क्या चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, वीडियो आपको लगा ही हुआ है, आप जाइए, जो 1 मई का लगा हुआ है वो डेमो है। डेमो के तौर पर आप पीडीएफ ओपन करके देखिए, टेस्ट ओपन करके देखिए और वीडियोस प्ले करके देखिए, सारी चीजें आपको यहाँ पर डेमो के तौर पर दिख जाएंगी। ठीक है, ज्वाइन कैसे करना है, बाई नाउ पर क्लिक कर देना। यहाँ पर बाई नाउ पर क्लिक करने के बाद ये मूल्य आपको दिख रहा है 25 रुपए, ये पे मत करना। यहाँ पर एक कॉइन का ऑप्शन होगा, आपने किताब खरीदी होगी, आपके कुछ वॉलेट में कॉइन होगा, कॉइन लगा देना, तो ये 25 रुपए से मूल्य घटकर 18 रुपए 75 पैसे के आसपास हो जाएगा और उसके बाद आप इस कोर्स में एनरोल हो जाओगे। एनरोल होने के बाद ये नंबर दे रखा है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर एक बार कॉल कर देना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिससे आपको डेली पीडीएफ डाउनलोड करने की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। चलिए करंट अफेयर पे चर्चा करें। यहां पर हम लोग देखें, सबसे पहले पॉइंट क्या है, वर्ल्ड लाफ्टर डे। ठीक है, विश्व हास्य दिवस, जो विश्व हास्य दिवस है इस पर चर्चा कर ले। हर साल मई महीने का पहला रविवार जो होता है इसको विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि हर साल जो मई महीना है उसका जो पहला रविवार होगा, और पहला रविवार कब पड़ा, पहला रविवार पड़ा 4 मई को। ठीक है, 4 मई को पड़ा, इसी वजह से जो 4 मई का दिन है इसको वर्ल्ड लाफ्टर डे के रूप में, विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन को मनाने की शुरुआत कब हुई थी, 1998 में। भारत के डॉक्टर हैं डॉक्टर मदन कटारिया। ठीक है, मदन कटारिया के द्वारा इस दिवस की मनाने की शुरुआत की गई थी। और मदन कटारिया कौन थे, तो इनको हास्य योग का जनक माना जाता है। जो मदन कटारिया है, मदन कटारिया को हास्य योग का जनक माना जाता है। आप पार्क में अक्सर जाते होंगे, सुबह सुबह पार्क में घूमने गए हैं, आप देखते होंगे बुजुर्ग लोग 40-45 की उम्र में, 55 की उम्र में, 70 की उम्र में बैठे हुए हैं, बेमतलब हंस रहे हैं, आप उनको देख के हंसते हैं, वो हा चिल्लाते हैं, आप भी उनको देख के हंसते हैं। ठीक है, तो ये हास्य योग है और हास्य योग का जनक किसको कहा जाता है, डॉक्टर मदन कटारिया को कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे देखिए, उन्होंने यह दिन इस उद्देश्य से शुरू किया था कि पूरी दुनिया में हंसी के माध्यम से शांति, भाईचारा और सकारात्मकता फैलाई जा सके।
देखिए कितनी पॉजिटिविटी आती है। आप पार्क में सुबह सुबह घूमने जा रहे हो, 4 अंकल लोग खड़े होते हैं, आपस में हाथ ऊपर करके हंसना स्टार्ट कर देते हैं, आप उनको देख के मुस्कुराने लगते हैं। पॉजिटिविटी आती है ना, खुशी मिलती है। इसी उद्देश्य से स्टार्ट किया गया था। कब मनाया गया? इस बार मनाया गया 4 मई 2025 को, विश्व स्वास्थ्य दिवस। चलिए आगे देखें। मिडवाइफ के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, ठीक है, जो दाई होती हैं, मिडवाइफ मतलब दाई, दाई माँ, ठीक है, तो उसके लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस जो होता है ये 5 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व स्तर पर 1992 से हर साल 5 मई का जो दिन है, इसको मिडवाइफ के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मिडवाइफ्स के काम को मान्यता देने और माताओं और उनके नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली आवश्यक देखभाल के लिए मिडवाइफ्स की स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ठीक है, आगे हम चर्चा करें, हमारी खबर क्या है, खबरों पर चर्चा कर लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की सभी सरकारी स्कूलों में एआई अनिवार्य विषय। ठीक है, देखा जाए तो यूएई में अब जो एआई है उसको एक अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। अगले सत्र से चर्चा कर लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात अगले शैक्षणिक वर्ष से सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा, जिससे देश को तेजी से प्रौद्योगिकी संचालित भविष्य के लिए तैयारी और शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र में आगे रखा जा सकेगा। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा खाड़ी देश है जिसने अगले सत्र से, यानी कि 2026-27 का जो सत्र है, अगला सत्र जो होगा, 25-26 का सत्र अभी चल रहा, 26-27 का जो सत्र होगा, 26-27 के सत्र से एक अनिवार्य विषय के रूप में अपने पाठ्यक्रम, जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में एआई को शामिल करने का निर्णय किस खाड़ी देश ने लिया है? परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाए, आप टिक कर देना, संयुक्त अरब अमीरात ने यह निर्णय लिया है। ठीक है, तैयार? इतना पॉइंट याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो अगली खबर देखें। डोनाल्ड ट्रंप ने अल्काट्राज जेल को फिर से खोलने का दिया निर्देश। जो ये अल्काट्राज जेल है, इसको ओपन करने का निर्णय लिया है। ठीक है, परीक्षा में आपके जो चर्चित स्थल होते हैं, चर्चित स्थल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये अल्काट्राज जेल जो है ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चर्चा कर ले। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया के तट से दूर एक द्वीप पर पहले की अल्काट्राज जेल को फिर से खोलने और उसका विस्तार करने का निर्देश दिया है। यह जेल 1963 में बंद कर दी गई थी। अल्काट्राज द्वीप वर्तमान में एक पर्यटन स्थल के रूप में कार्यरत है। यह सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज के निकट स्थित है। कहां पर? जो सैन फ्रांसिस्को है उसका जो गोल्डन गेट ब्रिज है, ठीक, गोल्डन गेट ब्रिज है, उसी के निकट अवस्थित है। ठीक है, अल्काट्राज मूल रूप से नौसेना का एक रक्षा किला है। इसका पुनर्निर्माण सैन्य जेल के रूप में 20वीं सदी के पूर्वार्ध में किया गया था। 1930 के दशक में न्याय विभाग ने इस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, और उसके बाद क्या था कि न्याय विभाग ने जब इस पर नियंत्रण अपना स्थापित कर लिया, फिर यहां पर न्यायिक प्रक्रिया के तहत लोगों को जब जेल होती थी तो इसी जेल में रखा जाता था। ठीक है, अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है चूंकि आपराधिक क्रियाएं बढ़ती जा रही अमेरिका में, तो इस वजह से जो पर्यटन स्थल के रूप में अल्काट्राज जेल था 1963 में, जिसपे बंद कर दिया गया था, वापस से इसको जेल बनाया जाए और इसका विस्तार किया जाए ताकि कैदियों को उसमें भरा जाए फिर से वापस से। ठीक है, यह है ट्रंप का निर्देश। चलो अगली खबर क्या है। अमेरिका से बाहर निर्मित सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ की घोषणा कर दी है। ट्रंप ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि अमेरिका के बाहर बनी जो भी फिल्में हैं उन पर 100% टैरिफ लगा दिया है ट्रंप ने। चर्चा कर ले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के बाहर निर्मित सभी फिल्मों पर 100% शुल्क लगाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बताया कि उन्होंने वाणिज्यिक विभाग और देश के व्यापार प्रतिनिधियों को विदेशों में निर्मित सभी फिल्मों पर 100% शुल्क लगाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अन्य देशों पर अमेरिकी फिल्म निर्माताओं और स्टूडियो को देश से दूर करने का आरोप लगाया है। यानी कि राष्ट्रपति, जैसे हॉलीवुड है, ठीक है, अब हॉलीवुड वाले भी क्या कर रहे हैं कि हॉलीवुड वाले फिल्म हॉलीवुड में नहीं शूट कर रहे हैं, वो निकल जा रहे हैं चाइना में शूट करने के लिए। ठीक है, चाइना में शूट करने के लिए चले जा रहे हैं। तो धीरे धीरे ट्रंप को मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि अमेरिका से जो फिल्म इंडस्ट्रीज है वो अन्य जगह एक्सप्लोर कर रही है, फिल्मों का निर्माण अन्य जगह हो रहा है। अब फिल्मों का निर्माण अगर जो आप अन्य जगह कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, जो फिल्म टूरिज्म है अमेरिका का वो प्रभावित होगा। और वो प्रभावित होगा चूंकि डोनाल्ड ट्रंप का नारा ही है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उनको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाना है, तो हर चीजों को अमेरिका में ही आकर्षित करना है, अमेरिका में सेंट्रलाइज करना है। उसी उद्देश्य से देखा जाए तो 100% टैरिफ लगा दिया है। अब क्या होगा, कोई भी फिल्म जो अमेरिकी निर्माता है, अमेरिकी निर्माता वो तो बाहर फिल्म बनाएगा ही नहीं, 100% टैरिफ हो जाएगा तो फिल्म की जो टिकट है, टिकट के दाम बढ़ जाएंगे, फिल्मों के दाम बढ़ जाएंगे, कौन देखेगा, फिर प्रभावित होगी चीजें। तो प्रभाव से बचने के लिए अब ज्यादातर फिल्में जो होंगी
वो अमेरिका में ही निर्मित होंगी। ठीक है, और उसके साथ जो बाहर की बनी फिल्में वो भी कुछ ना कुछ हिस्सा अपना अमेरिका में बनाने का प्रयास करेंगी। चलो अगली खबर क्या है, केरल की साक्षरता अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली के.वी. रबिया का निधन हो गया है। ठीक है, के.वी. रबिया, इनका निधन हो गया है, इनके बारे में चर्चा कर ले। यहां पर देखा जाए 4 मई की यह खबर है, केरल की साक्षरता अभियान में अपनी सक्रिय भूमिका के जरिए पहचान बनाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता के.वी. रबिया का 4 मई को निधन हो गया है। उन्हें 2022 में, कब, 2022 में सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मैं आपको एक चीज बता दूं, दिमाग में हमेशा आप बिठा कर रखिए, जो निधन होता है, निधन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, वो निधन से संबंधित सवाल वही पूछे जाते हैं या फिर वो व्यक्ति बहुत नामचीन व्यक्ति हो, नामचीन व्यक्ति हो, या तो उस व्यक्ति को भारत के जो सर्वोच्च सम्मान है उनमें से कोई ना कोई सम्मान प्राप्त हो चुका हो। आप आरओ का पेपर उठा के देखिए, जो 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था, उसमें मृत्यु जो हुई थी, निधन जो हुए थे, उनसे संबंधित सवाल पूछे गए। उनमें आप देखिए कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण को छोड़कर पूछा गया हो। 2 निधन से सवाल पूछे गए थे। ठीक है, अरेंज करने के लिए दोनों सवाल आए थे और दोनों वही सवाल पूछे गए जो पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्तियों का निधन हुआ था, उन्हीं से संबंधित सवाल पूछा गया था। ये चीज अपने दिमाग में बिठा कर रखिए और इसको ध्यान से देखिए। 4 मई को इनका निधन हुआ है, महीना याद रखिएगा, आरओ में महीना पूछ लिया था अरेंज करने के लिए। उसके बाद देखा जाए तो 2022 में सामाजिक कार्य के लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। रबिया जो है, ये पोलियो के कारण 14 वर्ष की आयु से ही अपंग हो गई थी और व्हील चेयर पर रहते हुए इन्होंने घर से ही अपनी पूरी पढ़ाई जारी रखी थी। उन्होंने जून 1992 में मामल्लापुरम जिले के वल्लीकक्कड़ में पैतृक स्थान इनका जो है तिरुगढ़ी, ठीक है, तिरूरगढ़ी में सभी उम्र के निरक्षर लोगों को साक्षरता अभियान शुरू किया था। यानी कि जो बूढ़े बुजुर्ग थे, बूढ़े बुजुर्ग लोगों को भी पढ़ाने के उद्देश्य से, उनको भी साक्षर बनाने के उद्देश्य से देखा जाए तो इन्होंने साक्षरता अभियान शुरू किया था। और साक्षरता अभियान के कारण देखा जाए इन्होंने जो सामाजिक कार्य किया था, इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा सन 2022 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, के.वी. रबिया को। चलिए अगली खबर क्या है, देश का पहला स्ट्रेटोस्फेयर एयरशिप का सफल परीक्षण। ठीक है, देश के पहले स्ट्रेटोस्फेयर एयरशिप का सफल परीक्षण हुआ है, यहां पर चर्चा कर ले। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए स्ट्रेटोस्फेयर एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहली उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह परीक्षण मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित परीक्षण स्थल से किया गया है। ठीक है, ये परीक्षण जो हुआ है, ये परीक्षण कहां से हुआ है, मध्य प्रदेश के श्योपुर से हुआ है। डीआरडीओ के द्वारा यह परीक्षण किया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्ट्रेटोस्फेयर में तैनात यह एयरशिप बड़े इलाके पर नजर रख सकता है। यानी कि 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर सबसे पहले ये स्ट्रेटोस्फेयर जो इस एयरशिप है, ठीक है, ये एयरशिप ये ऊपर जाएगा और वहां से 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित होने के बाद शांत एकदम रहेगा, एकदम वहीं पर जाके स्थिर हो जाएगा। जैसे आप कभी कोई मेला देखने गए हो, कुंभ मेला देखने गए हो, मान लीजिए आप कुंभ मेला तो आए ही होंगे, नहीं आए होंगे तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा बड़े बड़े बलून्स होते हैं। ठीक है, बड़े से गुब्बारे होते हैं, अक्सर देखा होगा कुंभ मेला में कि दिखते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो गुब्बारे जो होते हैं स्थिर होते हैं। आप चाहें तो उन पर कैमरा लगा सकते हैं, आप चाहें तो उनसे निगरानी कर सकते हैं। और वो बेसिकली देखा जाए तो जो मेले में लगे होते हैं वो दिशा सूचक यंत्र के तौर पर लगे होते हैं, पहचान के तौर पर लगे होते हैं कि फला जगह जाना है हमको। लेकिन जो ये वाले एयरशिप हैं ये ऐसे हैं कि 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, स्थिर होने के बाद वो पूरे क्षेत्र पर निगरानी रख सकते हैं। ठीक है, तो वही बात यहां पर कही गई है कि वैज्ञानिकों के मुताबिक 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्ट्रेटोस्फेयर में तैनात यह एयरशिप बड़े इलाके पर नजर रख सकता है। यह लंबे समय तक एक ही स्थान पर स्थिर रह सकता है और लगातार रियल टाइम डाटा भेज सकता है। ठीक है, लगातार रियल टाइम डाटा ये भेज सकता है। चलिए आगे देखें, सिंगापुर के आम चुनाव में प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की जीत। जो प्रधानमंत्री हैं, अभी देखा जाए प्रधानमंत्री कौन थे, लॉरेंस वोंग थे, उनकी जीत हो गई है फिर से। सिंगापुर के आम चुनाव में प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की शानदार जीत हुई है। लॉरेंस वोंग के दल पीपुल्स एक्शन पार्टी, नाम याद रखना, पीपुल्स एक्शन पार्टी इनकी पार्टी का नाम है, 3 मई को सिंगापुर के आम चुनाव में 97 सदस्यीय सीट में से 87 सीट पर बम्पर जीत हासिल की। यानी कि पूर्ण बहुमत से भी प्रचंड बहुमत हासिल किया। 97 सीट है, संसदीय सीट है, उन 97 सीटों में से कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं, 87 सीटें इनको प्राप्त हुई हैं। ठीक है, आगे देखा जाए
वह सिंगापुर में फिर से सत्ता संभालेंगे। चलिए आगे देखें, रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा अपनी धुन में, क्या नाम है? अपनी धुन में। ये किसकी आत्मकथा है? ये है रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा। यहां पर जाने रहिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रस्किन बॉन्ड की जो भी किताबें हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। उस दृष्टिकोण से अपनी धुन में परीक्षा में पूछ सकता है निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा है। और इसका अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? इसका अनुवाद किया है प्रभात सिंह ने। किसने? प्रभात सिंह ने रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा अपनी धुन में इसका अनुवाद किया है, ठीक है। अनुवादक कौन? अनुवादक प्रभात सिंह। राइटर कौन? रस्किन बॉन्ड। किताब का नाम क्या है? अपनी धुन में एक लेखक की आत्मकथा, ठीक है। एक लेखक की आत्मकथा अपनी धुन। चलिए आगे देखें, 21 साल में दूसरी बार पीएम बनने वाले पहले नेता होंगे एल्बनीज, एंथनी एल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, ठीक है। 21 साल बाद ऐसा हुआ कि दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता बनेंगे। ऑस्ट्रेलिया में हुए आम चुनाव में प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने जीत हासिल की है। वे पिछले 21 वर्ष में पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जिन्हें लगातार दूसरी बार 3 साल का कार्यकाल मिला है। यहां पर ऑस्ट्रेलिया में जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है। 21 वर्षों बाद ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री जो पद है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो लगातार अपना 2 टर्म पूरा करेगा। चलिए 2004 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब कोई प्रधानमंत्री लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटा है। इसके पहले क्या हुआ? पहले ऐसा 21 साल पहले हुआ था, 2004 के पहले, ठीक है। और 2004 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई दोबारा से प्रधानमंत्री, जो मौजूदा प्रधानमंत्री दोबारा से सत्ता में आ रहा है। तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, सिंगापुर के प्रधानमंत्री, जो नव नियुक्तियां हैं, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, ऐसे सवाल आपके परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं, ठीक है। अक्सर क्या आते रहते? हर साल आते हैं, याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलो, आर्याना सबलेंका ने जीता मैड्रिड ओपन का खिताब। ये है आर्याना सबलेंका। यहां पर आप देखिए, इन्होंने मैड्रिड ओपन का खिताब जीत लिया है। 3 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन और विश्व नंबर 1 महिला खिलाड़ी आर्याना सबलेंका जो है, ये बेलारूस की खिलाड़ी। सबसे पहले तो ये जान लो कहां की खिलाड़ी है, ये बेलारूस की खिलाड़ी है। इन्होंने विश्व की 4थे नंबर की खिलाड़ी कोको गाफ कहां की खिलाड़ी है? यूएसए की खिलाड़ी है। इनको सीधे सेट में हराकर मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपना तीसरा, यानी कि 3 बार अब तक इन्होंने मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। और साथ ही साथ इनके जीवन काल का देखा जाए, इनके करियर का ये 20वां खिताब है, ठीक है। तो यहां पर याद रखना, मैड्रिड ओपन का खिताब इस बार किसने जीता है? मैड्रिड ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? आर्याना सबलेंका ने जीता है। किसको हराया है? कोको गाफ को हराया है। कोको गाफ कहां की खिलाड़ी है? यूएसए की खिलाड़ी है। आर्याना सबलेंका कहां की खिलाड़ी है? आर्याना सबलेंका बेलारूस की खिलाड़ी है। और आर्याना सबलेंका ने अब तक कितनी बार मैड्रिड ओपन जीता है? आर्याना सबलेंका ने अब तक 3 बार मैड्रिड ओपन जीता है। अपने करियर का ये कौन सा खिताब जीता है आर्याना सबलेंका ने? मैड्रिड ओपन का 20वां खिताब है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिए, पद्मश्री से सम्मानित 129 साल के योग गुरु शिवानंद का निधन हो गया है। यहां पर देखा जाए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कहीं कहीं आप देखेंगे 128 साल लिखा हुआ है, किसी किसी न्यूज़पेपर में 128 साल लिखा हुआ मिलेगा आपको। यहां पर ये जनसत्ता की खबर है, जनसत्ता में 129 साल लिखा है, दैनिक जागरण में 129 साल लिखा है। और खास बात यह है कि जो गुरु शिवानंद है, योग गुरु शिवानंद, इनका जो आश्रम था, इनके आश्रम वाले ही यहां पर देखा जाए मानते तो हैं, आश्रम से जुड़े लोग दावा तो करते हैं कि ये भारत के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ठीक। लेकिन इनका जो जन्म है, इनका जन्म देखा जाए उसको लेकर विवाद है थोड़ा सा, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर ऐसा होता, 129 साल की आयु होती, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में का नाम दर्ज होता। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो सबसे बुजुर्ग महिला थी जिसको सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का दर्जा दिया गया था, वो ब्रिटेन में है, ठीक है, 115 साल की है समथिंग, ठीक है। चलो, तो यहां पर हम चर्चा कर लेकिन हम उस चीज पे नहीं जाएंगे, इस चीज को याद रखेंगे। 128, 129, कहीं कहीं 128 लिखा है, कहीं कहीं 129 लिखा है। और ये बात सत्य है कि ये भारत के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, ठीक है। चलो आगे देखें, पद्मश्री से सम्मानित 129 साल के योग गुरु शिवानंद को 3 मई को रात वाराणसी में निधन हो गया। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। खास बात इनके बारे में यह है कि सबसे ज्यादा उम्र में पद्मश्री से सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन थे? शिवानंद गुरु ही थे। आश्रम से जुड़े लोगों का दावा है कि वह देश के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। उन्हें 2022 में पद्मश्री से नवाजा गया, ठीक है, पद्मश्री से नवाजा गया। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा उन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और ये पॉइंट याद रखिएगा, जो शिवानंद गुरु हैं, ये पद्मश्री से सम्मानित होने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, ठीक है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। अब मान लिया जाए कि 129 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है,
और आज से 3 साल पहले इनको मिला था तो 126 साल की आयु में इनको पद्म से सम्मानित किया गया था। चलिए अगली खबर क्या है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट, खासकर जो बीपीएससी देने जा रहे हैं उनके लिए रामबाण है। ठीक है, चर्चा कर ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मई 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण, कौन सा संस्करण, 7th एडिशन है ये, 7th एडिशन, 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। ठीक है, और आधिकारिक तौर पर आयोजन है इसका शुभारंभ की घोषणा भी की। यहां पे आप देख सकते हैं शुभंकर क्या है, शुभंकर यहां पर एक हाथी है और शेर है, हाथी और शेर का सम्मिश्रण है। इसको नाम क्या दिया गया है, इसको नाम दिया गया गज सिम्हा। क्या नाम है, गज सिम्हा, गज सिम्हा इसका शुभंकर है। इस बार जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित हो रहा है 7वां, उस 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है, गज सिम्हा। ठीक है, चलो आगे बात कर ले। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मशाल का प्रज्वलन किसने किया, यहां पर देखो उद्घाटन किसने किया, उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया है, लेकिन जो मशाल है वो मशाल किसके द्वारा जलाई गई, यहां पर आप देख सकते हैं पोस्टर में ही लिखा हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स मशाल का प्रज्वलन श्री नीतीश कुमार। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, नीतीश कुमार के द्वारा जो मशाल है उसको प्रज्वलित किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम पहली बार बिहार में आयोजित हो रहा है, पहली बार है कि बिहार में इसका आयोजन हो रहा है, और कब से कब तक, 4 मई से लेकर 15 मई के बीच में इसका आयोजन होगा। और थीम क्या है इसका, किस थीम पर इसका आयोजन किया जा रहा है, खेल के रंग बिहार के संग। ठीक है, खेल के रंग बिहार के संग इसी पर आयोजित किया जा रहा है। शुभंकर क्या है, शुभंकर है गज सिम्हा, मैंने आपको बताया क्या शुभंकर है, गज सिम्हा। चलो आगे देखें, इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ यंग आईएएस ऑफिसर्स, ये किताब है, इसका विमोचन किया गया है किसके द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा एक किताब है इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ यंग आईएएस ऑफिसर्स, इस किताब का विमोचन किया गया, किसके द्वारा लिखा गया उसको भी हम आगे देखेंगे, पहले चर्चा कर लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्केलिंग माउंट यूपीएससी इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ यंग ऑफिसर्स की पुस्तक का विमोचन किया है। किताब का पूरा नाम ध्यान रखिएगा, पूरा नाम क्या है, मैं इसको हाईलाइट करता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। स्केलिंग माउंट यूपीएससी, स्केलिंग माउंट यूपीएससी, एक सेकेंड, हाइलाइटर को थोड़ा सा और साइज का बढ़ाते हैं, बढ़ाने के बाद आप करते हैं स्केलिंग माउंट यूपीएससी। ठीक है, इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ यंग आईएएस ऑफिसर्स, ये है किताब का नाम। इस किताब का नाम याद रखिएगा, इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्हीं के द्वारा इस किताब का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आईएएस सज्जन यादव, क्या नाम है इनका, लेखक कौन है, सज्जन यादव है, और वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव है सज्जन यादव। यहां पर आप देख सकते हैं ये है सज्जन यादव, इन्हीं के द्वारा ये किताब लिखी गई है, और ये वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर है। किताब का नाम क्या है, स्केलिंग माउंट यूपीएससी इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ यंग आईएएस ऑफिसर्स, ये किताब का नाम है। किसके द्वारा विमोचन किया गया, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा विमोचन किया गया। पुस्तकों से रिलेटेड सवाल आपके करंट अफेयर में परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सब के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगली खबर पे चर्चा करें तो एसएम रामनाथन बीएचईएल यानी कि भेल के निदेशक, ईआर एंड इंजीनियर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलप इंजीनियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो निदेशक हैं वो कौन बने हैं, वो बने हैं एसएम रामनाथन। ठीक, एसएम रामनाथन। चर्चा कर ले, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में एमएस रामनाथन ने सार्वजनिक क्षेत्र के इंजीनियरिंग और विनिर्माण उद्यम के निदेशक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट का कार्यभार ग्रहण किया है। इससे पहले वे भेल के कॉर्पोरेट कार्यालय में कार्यपालक निदेशक के पद पर थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर थे इससे पहले। आगे चर्चा कर ले, उन्हें भेल ने 1989 में सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर ट्रेनी पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। देखिए 1989 में सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर ट्रेनी के पुरस्कार से नवाजे गए थे और आज खुद भेल के निदेशक बन गए हैं। ठीक है, चलिए अगली खबर पे चर्चा करें। पहले राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, पहला जो राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन है इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया, और कहां पर इसका आयोजन हुआ था, तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कहां पर, अटॉर्नी जनरल ऑफिस जो है उसी के द्वारा जो राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन है पहली बार इसका आयोजन हुआ था, और पहली बार इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। आयोजन कहां पर हुआ था, अटॉर्नी जनरल ऑफिस के द्वारा इसका आयोजन हुआ था, अटॉर्नी जनरल ऑफिस में। चलो आगे देखें, भारत ने आईएमएफ बोर्ड से अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हटाया। भारत ने आईएमएफ जो है आईएमएफ बोर्ड से अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हटा लिया है। चर्चा कर ले पॉइंट पर,
भारत सरकार ने डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की कार्यकारी निदेशक के रूप में सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। नाम याद रखना, नाम क्या है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को आईएमएफ में ये कार्यकारी निदेशक थे, ठीक है, कार्यकारी निदेशक थे भारत की ओर से, और इनका तत्काल प्रभाव से इनका पद जो है 6 महीने पहले ही खत्म कर दिया गया है। यह फैसला उनके 3 साल के कार्यकाल के खत्म होने से 6 महीने पहले यानी 30 अप्रैल 2025 को ही लिया गया। सुब्रमण्यन को अगस्त 2022 में आईएमएफ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था। इससे पहले वे 2018 से 2021 तक भारत सरकार के 17वें मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में भारत के कार्य किया है, और उसके बाद इनको आईएमएफ का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था वो पद दिया गया था, लेकिन इनका 3 साल का कार्यकाल था। 3 साल का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही इनको वापस बुला लिया गया कि आप वापस आइए भारत, ठीक है। नाम याद रखना, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। चलिए अगली खबर क्या है? बीएसएफ को मिलेगी 16 नई बटालियन। बीएसएफ को 16 नई बटालियन मिलेगी। यहां पर चर्चा कर लें, पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर रक्षा तैयारियों के बीच सरकार जल्द ही सीमा सुरक्षा बल के लिए लगभग 17,000 जवानों की 16 नई बटालियन गठित करने के और 2 नए फील्ड हेडक्वार्टर, 2 नए जो फील्ड हेडक्वार्टर्स हैं इनको स्थापित करने की अंतिम स्वीकृति प्रदान करने जा रही है। सरकार इसे सैद्धांतिक स्वीकृति दे चुकी है पहले ही। यहां पर देखा जाए 16 नई बटालियन गठित होंगी जिसमें लगभग 17,000 जवान होंगे। चर्चा कर ले वर्तमान में दोनों सीमाओं, ठीक है, दोनों सीमाओं की रक्षा के लिए बीएसएफ, दोनों सीमाओं कौन सी? पाकिस्तान और बांग्लादेश। जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा है उसकी सुरक्षा का जिम्मा किसके जिम्मे है? उसकी सुरक्षा करती है बीएसएफ। बीएसएफ। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, नेपाल सीमा जो है, नेपाल सीमा, इसकी सुरक्षा का जिम्मा किसे है, किसके पास है? और जो चीन के साथ सीमा है, चीन सीमा, इसकी सुरक्षा का जिम्मा किसके है? ये दोनों आपको कमेंट करके बताना है। जो लोग जानते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोनों का जानते हैं तो बहुत बेहतर है, दोनों में से किसी एक का भी बता सकते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखें, बीएसएफ के पास पाकिस्तान और बांग्लादेश की लगती सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, ठीक है। वर्तमान में देखा जाए बीएसएफ जो है ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं की रक्षा करता है। और ये सवाल आपसे कब पूछा गया था? ये सवाल आपसे पूछा गया है एमपी पीसीएस 2018, एमपी पीसीएस 2018 में ये सवाल आपसे पूछा गया था, ठीक है, कि बांग्लादेश के साथ सीमा की सुरक्षा निम्नलिखित में से भारत के किस सुरक्षा बल के द्वारा की जाती है? बीएसएफ के द्वारा की जाती है। आगे देखें, स्पेसएक्स लॉन्च साइट जो है इसको नए शहर स्टार बेस के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। जो स्पेसएक्स जहां से लॉन्च किया जाता था, ठीक है, एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेसएक्स, उसके रॉकेट जहां से लॉन्च किए जाते थे उस छोटे से एरिया को एक शहर की मान्यता दे दी गई है। चर्चा कर ले, अमेरिका के टेक्सास में उस जगह को एक शहर घोषित किया गया जहां उद्योगपति एलन मस्क के रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स स्थित है। इसे स्टारबेस नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? स्टारबेस नाम दिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा स्टारबेस क्या है? स्टारबेस वो शहर का नाम है जहां से स्पेसएक्स के रॉकेट लॉन्च किए जाते थे। स्टारबेस की औपचारिक रूप से शहर घोषित करने के लिए वहां रहने वाले लोगों को एक छोटा समूह के बीच मतदान कराया गया जिसमें इस प्रस्ताव को एक तरफा मंजूरी मिल गई। यहां रहने वालों में ज्यादातर लोग वो हैं जो एलन मस्क की कंपनी के कर्मचारी हैं, ठीक है। इन्हीं कर्मचारियों ने मतदान किया और एक शहर के रूप में उसको मान्यता मिल गई। चलिए आगे देखें, भारत जीनोम संवर्धित चावल की किस्म विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भारत जो है ये जीनोम संवर्धित चावल की किस्म विकसित करने वाला पहला देश बन गया है। पॉइंट पर चर्चा कर लें, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में विकसित विश्व की पहली 2 जीनोम संवर्धित चावल की किस्मों की घोषणा के बाद भारत जीनोम संवर्धित चावल की किस्म विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, ठीक है। यहां पर देखा जाए घोषणा किसके द्वारा की गई? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा यह घोषणा की गई कि भारत ने 2 जीनोम संवर्धित चावल की किस्में विकसित की है। और जैसे ही यह घोषणा हुई उसके साथ ही भारत क्या हो गया? जीनोम संवर्धित चावल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, ठीक है। चर्चा करें आगे, नई किस्म से उत्पादन अवधि में कमी के साथ ही अधिक उपज होगी और सिंचाई के लिए पानी की बचत भी होगी। मतलब ये जो नई किस्म है, ये नई किस्म क्या करेगी? इससे क्या होगा? जो नई किस्म है इससे उत्पादन अवधि जो होती थी वो और घट जाएगी। यानी कि जब उत्पादन अवधि घट जाएगी तो हम ज्यादा बार उगा सकेंगे धान, ठीक है। और इसके साथ साथ होगा क्या? उपज भी अधिक होगी और पानी जो खपत होती है, धान के खेत होते हैं, धानों के खेत में चाहिए क्या? बरसात ज्यादा चाहिए, ठीक है। जो
बारिश है, बारिश का पानी ज्यादा चाहिए, पानी की खपत ज्यादा होती है। तो ये वाली जो किस्म है, दो नई किस्में, इनके बारे में आगे बात करूंगा। ये दो नई किस्में ऐसी हैं जिनमें पानी की आवश्यकता न्यूनतम होगी। उल्लेखनीय है कि वैज्ञानिकों के द्वारा चावल की दो नई विकसित किस्में विकसित की गई है, जिनमें एक का नाम क्या है, एक का नाम है कमला, कमला DRR धान, कमला DRR धान 100, और दूसरे का नाम है पूसा DST राइस 1, पूसा DST राइस 1, ये एक का नाम है। दूसरे का नाम क्या है, कमला DRR धान 100, ये इसका नाम है। ये दोनों चावल की किस्में हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। RO में अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से पूसा या कमला, कमला DRR 100 किसकी प्रजाति है? कमला DRR 100 चावल की प्रजाति है, जीनोम संवर्धित प्रजातियां हैं। ठीक है, तो यहां पर आज कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो 4 और 5 मई के रहे उन पर हमने चर्चा की। कुछ प्रश्न है आपके लिए जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना है। पहला प्रश्न क्या है, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किस शैक्षणिक सत्र से अपने सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल कर रहा है? 23-24, 24-25, 25-26 या 26-27? क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के बाहर बने निर्मित फिल्मों पर कितने % टैरिफ लगाने की घोषणा की है? 50%, 75%, 100% या 150%? क्वेश्चन नंबर 3 है, 2025 में सिंगापुर आम चुनाव में किस दल ने 97 में से 87 सीटें जीतकर सरकार बनाई है? दल का नाम पूछा है, प्रधानमंत्री का नाम नहीं पूछ रहा हूं। वर्कर्स पार्टी, पीपुल्स एक्शन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी या पीपुल्स लिबर्टी पार्टी? कौन सी पार्टी है जिसने अपना वर्चस्व हासिल किया है? चौथा प्रश्न है, अपनी धुन में नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? चेतन भगत, रस्किन बॉन्ड, प्रभात सिंह, अरुंधति राय? क्वेश्चन नंबर 5 है, मैड्रिड ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? कोको गाफ, नाओमी ओसाका, आर्याना सबलेंका, एलेना रायाबकिन? क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में 129 वर्षीय योग गुरु शिवानंद का निधन हुआ, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एज इट इज सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, 100% पूछ सकता है। 2020, 2021, 2022 या 2023? अंतिम प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का थीम क्या था? खेलो भारत, खेलो भारत, बढ़ो भारत, बिहार के खेल, भारत के मेल, खेलो इंडिया, बढ़ो इंडिया, आगे देखें, खेलों के रंग बिहार के संग। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन उचित है, इसको आप टिक करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर से। आपसे मैंने कुछ सवाल पूछे, 7 सवाल ये पूछे और 2 सवाल मैंने आपसे पूछे, नेपाल सीमा की सुरक्षा कौन करता है, चीन की सीमा की सुरक्षा कौन सा सैनिक बल करता है भारत का? ये 9 सवाल टोटल आज के वीडियो में मैंने आपसे पूछे हैं और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सवालों का उत्तर जरूर देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया करे तो कमेंट जरूर किया करिए, अपने दोस्तों के साथ साझा किया करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।